तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास इतिहास का जो है चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को देखने वाले हैं। एनसीईआरटी जो बुक से है, एनसीईआरटी बुक को देख रहे हैं। तो पहला सवाल जो है इसमें दिया गया है कि इटली है ना, क्योंकि जो बोर्ड में एग्जामिनर जो सेट करते हैं क्वेश्चन, वो जो होता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही होता है। तो बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल भी हैं, इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और याद करके जाएं। तो पहला जो सवाल है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं बच्चों। तो ये सवाल भी पूछा हुआ है। तो यूरोप महादेश में, कौन से महादेश में? तो यूरोप महादेश में आते हैं इटली और जर्मनी वर्तमान में। और अगला सवाल है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बच्चों इसका जवाब है बुर्बो वंश की स्थापना जो है पुनः किया गया था, है ना, वियना कांग्रेस के द्वारा। ये भी सवाल पूछा हुआ है बच्चों कि वियना कांग्रेस जो है, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे बच्चों कि वियना कांग्रेस जो है, भी सवाल पूछा हुआ है। तो वियना कांग्रेस कब? 1815 ईस्वी में। और यहाँ पर फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना हुआ था? जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब पतन हो गया था 1815 ईस्वी में बच्चों, वाटरलू के मैदान में। तो उसके बाद जो है जो मित्र जो जीतने वाला देश था वो सभी क्या किया, अपना अपना जो है फिर से पुनः पुराने वंश को, बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। बुर्बो राजवंश का ही फ्रांस का जो राजा थे लुई 16वां और लुई 14वां में, सभी जो है बुर्बो वंश के ही थे। अगला जो सवाल है बच्चों की मैजनी का संबंध, मैजनी जो था, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से बच्चों? कार्बोनरी संगठन। अगर मैजनी के बारे में जाने तो इटली का जो है सवाल पूछता है कि इटली का जो एकीकरण जो हुआ है, इटली के एकीकरण में जो हुआ है 1871 ईस्वी में हुआ बच्चों। ये भी सवाल पूछा हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में पहले, ठीक है। तो इटली का एकीकरण हुआ 1871 में। तो इटली के एकीकरण में कौन कौन व्यक्तियों का योगदान था बच्चों? तो इस बच्चों याद कर लेना है। इटली के एकीकरण में सवाल आता है इससे, इटली के एकीकरण में जो है मैजनी, कॉनकाबूर और गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में बच्चों 3 लोगों का सबसे ज्यादा योगदान था, मैजनी, कॉनकाबूर और गैरीबाल्डी। तो अगला सवाल देखेंगे, चौथा जो है कि इटली और जर्मनी देश के एकीकरण के विरुद्ध, यानी इटली और जर्मनी देश को कौन सा देश चाहता था कि इसका एकीकरण नहीं हो, मतलब रोकना चाहता था? तो वो देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ही जो राजधानी है वियना, जहां पर बच्चों वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला सवाल है पांचवा की काउंट काबूर। अभी बताए थे बच्चों काउंट काबूर कौन थे? इटली के एकीकरण में जो है काउंट काबूर का बहुत बड़ा योगदान था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल, है ना, विक्टर इमैनुअल जो थे राजा हैं, विक्टर इमैनुअल इटली के राजा थे विक्टर इमैनुअल। तो याद रखना है बच्चों कि विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को? तो वो था प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था बच्चों? तो प्रधानमंत्री। छठा सवाल है कि गैरीबाल्डी पेशे से, उनका काम क्या करते थे? तो वो पेशे से नाव चलाते थे, नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे बच्चों? नाविक थे, है ना। गैरीबाल्डी के बारे में भी बताएं बच्चों कि इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का योगदान था, मैजनी, कॉनकाबूर और गैरीबाल्डी। कॉनकाबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था, और मैजनी जो है और गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या थे? सवाल है नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से बच्चों नाविक थे। ये सवाल बहुत बार पूछा है, तो बच्चों बढ़िया से याद करना। ये भी सवाल पूछा हुआ है काउंट को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री। 7वां सवाल है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो 39 राज्यों का संघ था,
जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी सवाल पूछा हुआ है बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट, फ्रांस का जो है राजा कब बना था बच्चों? तो 1804 ईस्वी में। ये भी याद रखना है बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में बने थे। अगला सवाल है 8वां कि जालवेरिन, जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। बच्चों क्या याद रखना है कि जालवेरिन एक संस्था, जालवेरिन एक क्या था? एक संस्था था। किसकी संस्था? व्यापारियों की। इसकी स्थापना बोला जाए तो 1854 में, 1834 में हुआ है और एक प्रकार की आर्थिक शुल्क संस्था थी। व्यापारी जो है इसके, ये जो जालवेरिन था एक टैक्स वसूलता था जर्मनी में। इसकी स्थापना कहाँ हुआ है? यह है जर्मनी में है, जर्मनी में ना, जहाँ के बिस्मार्क थे। रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों की 9वां सवाल है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बच्चों नीति बिस्मार्क अपनाए थे। बिस्मार्क कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मनी कहाँ के हैं? बिस्मार्क जर्मनी देश के हैं, जहाँ का कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के ही थे और हिटलर भी जर्मनी के थे। तो इन सभी बच्चों जर्मनी में जो ये सब महान पुरुष थे। और बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण भी पूछा हुआ सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कब किया था? तो 1871 ईस्वी में। यानी जर्मनी और इटली का एकीकरण साथ साथ बच्चों हुआ था 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ है बच्चों? तो फ्रैंकफर्ट की संधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ है बच्चों? 10 मई 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण को पूरा हुआ। यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा बच्चों जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ था। भी सवाल पूछा कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 10 मई 1871। तो बच्चों ये सवाल को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर का है वो भी देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों आगे का सवाल क्या है। तो अगला जो सवाल है गर्मा कि यूरोप वासियों का, यानी यूरोप देश के, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो बच्चों यूनान देश का जो है, यूनान देश के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड के थे। वहाँ के ज्ञान विज्ञान और साहित्य पूरे यूरोप महादेश में सबसे विकसित और उन्नत था। तो और यूनान देश अब आज़ाद हुआ, जिस यूनान देश को ग्रीस भी कहते हैं, जहाँ के ही सिकंदर थे, है ना, जिनको विश्व विजेता भी कहा जाता है, सिकंदर वहीं के थे, यूनान देश के थे ही। और 1832 ईस्वी में यूनान देश स्वतंत्र हुआ था, जिसका ग्रीस नाम भी है, एथेंस इसका राजधानी है। उसके बाद 12वां सवाल है 1829 ईस्वी में एंड्रियापुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की देश के साथ हुआ था और उसके साथ एक और देश था यूनान। अगर सवाल आता है कि एंड्रियापुल की संधि कब हुआ है बच्चों? 1829 ईस्वी में। और किस देश के साथ हुआ था? तुर्की और यूनान के बीच। 13वां सवाल जो है कि किस युद्ध में एक महाशक्ति फ्रांस के पतन के बाद दूसरी महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो सेडॉन का युद्ध बच्चों हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, जो 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडॉन का युद्ध याद रखना है, सेडॉन का युद्ध पूछा हुआ है। सेडॉन का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच। प्रसा जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है बच्चों, जहां से जो है बिस्मार्क लड़ रहे थे। तो फ्रांस इसमें हार गया था। तो फ्रांस उसमें बहुत ही शक्तिशाली देश था, इसलिए फ्रांस से एक शक्तिशाली देश का पतन हुआ और दूसरे महाशक्ति जो है जर्मनी का उदय हुआ था बच्चों। अगला सवाल है 14वां, सेडॉन का युद्ध, सेडोवा का, ये यहाँ था सेडॉन, ये है सेडोवा। तो कंफ्यूजन ही होना है बच्चों कि सेडॉन का युद्ध 1870 में हुआ और सेडोवा का युद्ध हुआ है 1866 में। तो सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था 1866। तो जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया तो प्रसा यानी जो है जर्मनी, जो है जर्मनी इसमें भी जीत गया था बच्चों, है ना। तो ये बच्चों याद रखना है कि बिस्मार्क जो थे जर्मनी के, उन्होंने बिस्मार्क जो थे जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने एकीकरण करने के लिए तीन युद्ध लड़ा था। एक लड़े थे डेनमार्क के साथ 1863 ईस्वी में। उसके बाद सेडोवा
सेडोवा का युद्ध और उसके बाद जो है सेडाउन का युद्ध 1866 में और उसके बाद 1870 ईस्वी में, है ना। तो बच्चों 3 युद्ध इन्होंने, बिस्मार्क जो थे जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़े। डेनमार्क के साथ 1866 में, सेडोवा का युद्ध 1866 में और सेडाउन का युद्ध 1870 ईस्वी में। तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ है बच्चों ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, सेडाउन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच, जिसमें फ्रांस हार गया और प्रसा जीत गया। यानी हर बार प्रसा जो ही जीता है, प्रसा जीत गया, प्रसा जो है जर्मनी जीता। इसका मतलब 15वां सवाल कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत हो गया। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो है 1848 ईस्वी में फ्रांस में सबसे पहला जो हुआ था क्रांति 1789 ईस्वी में, जिसमें लुईस 16वां जो था वहां के राजा था। उसके बाद 1830 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और उसके बाद 1848 ईस्वी में हुआ है बच्चों, जिसमें लुई फिलिप यहाँ का राजा था। और 1830 ईस्वी में जो हुआ था उस समय चार्ल्स दसम जो है यहाँ का राजा था। तो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है किस युग का अंत हो गया बच्चों, पुरातन युग का। और 1848 ईस्वी में बच्चों मेटरनी का भी पतन हो गया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ, किस देश का चांसलर है, ये भी 1848 ईस्वी में। बच्चों याद रखना है कि मेटरनी किस देश का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का। तो 16वां सवाल है बच्चों कि वेटिकन सिटी का राजमहल, वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है बच्चों, वेटिकन सिटी जो इटली के बीच में ही, इटली देश के यानी कि रोम शहर, रोम देश जो इटली की राजधानी रोम है, वहीं पर एक छोटा सा बीच में कंट्री है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। जैसे हो गया इटली, इटली के बीच में हो गया रोम और रोम के बीच में जो है वेटिकन सिटी है। तो जहाँ पोप रहते थे, किस देश के शासन से बचे रहे थे, तो इटली देश के शासन से बचे रहे बच्चों। वेटिकन सिटी का राजमहल जहाँ पोप रहते थे, कहाँ पोप रहते थे, किस देश के शासन से बचा रहा, तो इटली देश के शासन से बचा रहा बच्चों। 17वां सवाल जो है कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था, यानी स्वतंत्र 1832 ईस्वी में हो गया। उसके बाद वहाँ बवेरिया के किस शासक को वहाँ का राजा बनाया गया, तो ऑटो को वहाँ को जो है ऑटो यानी कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ 1832 ईस्वी। उसके बाद स्वतंत्र देश होने के बाद वहाँ बवेरिया के शासक, यानी बवेरिया जो है जगह है, वहाँ के शासक को जो है राजा बनाया, किसको, ऑटो को। उसके बाद 18वां सवाल हंगरी की राजधानी क्या है बच्चों, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बच्चों बुडापेस्ट। वहाँ जो है एक राष्ट्रवादी नेता थे भी, कोसुत। सवाल आता हुआ है कि कोसुत किस देश के राष्ट्रवादी नेता थे, तो हंगरी देश के राष्ट्रवादी नेता हैं कोसुत। 19वां सवाल है कि मेटरनिक का पतन कब हुआ था बच्चों, 1848 ईस्वी में। मेटरनिक का पतन कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। और यह चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। इनके मेटरनिक का कथन था कि शासन करो लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन होने नहीं दो बच्चों। तो उसके बाद जो है 20वां सवाल जो है ना, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था बच्चों, पोलैंड की राजधानी वर्सा, यूरोप महादेश में पड़ता है पोलैंड में आंदोलन कब हुआ, 1863 ईस्वी। एनसीईआरटी में दिया गया बच्चों, पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ, इसको याद रखना है। 21वां सवाल है कि हीगेल क्या थे, हीगेल एक दार्शनिक थे जर्मनी के। हीगेल जर्मनी के दार्शनिक थे बच्चों, जिससे कार्ल मार्क्स बहुत ही प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स जिसने दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखा है। तो हीगेल एक दार्शनिक थे जर्मनी के। 22वां सवाल इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है बच्चों, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण लगभग बच्चों दोनों साथ हुआ है लगभग 1871 ईस्वी में। बीना सम्मेलन बताया बच्चों कि 1815 ईस्वी में हुआ था, जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया था वाटरलू के मैदान में। तो बीना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी बीना में जो है ये सारी शक्तियां सम्मिलित हुआ था और वहां पर जो है सम्मेलन हुआ था, बीना सम्मेलन है, बीना कांग्रेस। उसके बाद 24वां सवाल है बच्चों की इटली का तलवार किसे कहा जाता है, इटली का तलवार किसे कहा जाता है, मेजनी को। विक्टर इमैनुअल जो थे एक राजनीतिक थे इटली के। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास में इतना ही रहेगा। और अगर एक वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें चैनल को। ओके, थैंक यू।